नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मसूरी से देहरादून आ रही रोडवेज बस खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कई घायलों को मसूरी अस्पताल, कुछ को मैक्स अस्पताल और कुछ को दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिलाधिकारी सोनिका दून अस्पताल पहुंची। इस दौरान 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि बस में 34 यात्री और ड्राइवर साथ ही साथ कंडक्टर सवार थे और साथ ही उन्होंने मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश भी दिए हैं। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी घायलों का हालचाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि घटना की मजिस्ट्रेट जांच होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर हादसा कैसे हुआ। उसमें जो अभी तक लगभग बताया जा रहा है 24 पैसेंजर थे, 34 पैसेंजर थे और ड्राइवर और कंडक्टर टोटल। और उसमें से कुछ लोग मैक्स में रेफर हुए थे, कुछ दून अस्पताल में और कुछ लोग मसूरी हॉस्पिटल में गए थे। दून में अभी 2 पेशेंट्स आए हैं, ये पेशेंट बताए जा रहे हैं। और मसूरी में 2 केसेस ब्रॉड डेड बताए हैं, 2 कैजुअलिटी। और इसके अलावा वहाँ पे अभी 5 पेशेंट हैं, जिनमें से 3 बिल्कुल ठीक है और अभी उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। और 2 पेशेंट हैं जिनका सीटी स्कैन और बाकी अलग जाके लगभग 40 लोग इसमें सवार थे और गज्जी बैंड के पास मस्जिद गेट के सामने आ गया। क्या कारण है कि बस 70 फीट गहरी खाई में गिर गई। 2 लोगों को ब्रॉड डेड मैक्स में लाया गया है। 2 लोग सीरियस हैं तो मैक्स में हैं। 3 लोगों को काफी उपचार करके उनको छुट्टी दे दी गई है। और अभी 14 बड़े लोग और 5 बच्चे उनको यहां पर लाया गया है। हमारे एसडीएम, हमारे रोडवेज के अधिकारी यहां पर हैं। और जो इस प्रकार की घटना में तुरंत सहायता राशि दी जाती है, नॉर्मल घायल को 5,000 रुपए, थोड़ा सा अधिक 10,000 रुपये तुरंत कैश यहां पर दिए जा रहे हैं। मृतकों को जो 4-4 लाख रुपये दिया था वो दिया जाएगा। इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बार बार इसकी जानकारी ले रहे हैं। बीते रोज हुई बस दुर्घटना पर परिवहन मंत्री ने गहरा दुख व्यक्त किया है। अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों से परिवहन मंत्री ने उनका हाल जाना। मीडिया से मुखातिब होते हुए परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसके लिए रोडवेज के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और साथ ही जो ड्राइवर की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है उस पर भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 2 मृतकों को 4-4 लाख की धनराशि देने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। साथ ही घायलों को भी तय धनराशि दी जा रही है। मसूरी में जो हमारी रोडवेज की अनुबंधित बस है उसकी जो दुर्घटना हुई वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। उसमें 2 लोगों की कैजुअलिटी हुई है और लगभग 29 लोग घायल हुए हैं। 2 गंभीर घायलों को मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया है और बाकी 12 घायल कल शाम को रिलीव हो गए हैं। बाकी घायलों का इलाज दून अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें मैं स्वयं आज मैंने देखा। मेरे साथ परिवहन विभाग के अधिकारी थे और तत्काल प्रभाव से सभी घायलों को जो घोषित धनराशि हमारी वो उपलब्ध करा दी गई है। मृतकों को भी 4-4 लाख भुगतान के आदेश दे दिए गए हैं। और वहां के सभी जो चिकित्सा विभाग के हमारे अधिकारी हैं उनको ये निवेदन किया है कि तत्काल सबका इलाज सुलभ तरीके से किया जाए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्वालपारा में प्रस्तावित बायोडायवर्सिटी पार्क का स्थलीय निरीक्षण किया और वन विभाग के अधिकारियों से बायोडायवर्सिटी पार्क के निर्माण संबंधी पूरी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क प्रस्तावित है, जिसमें विभिन्न जैव विविधताओं की वनस्पतियों के साथ ही पर्यटन के दृष्टिगत आकर्षक बनाए जाने के लिए कार्रवाई गतिमान है।
मीडिया से मुखातिब होते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि दूर दराज से आने वाले पर्यटकों के लिए हल्द्वानी में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, इसलिए सरकार बायोडायवर्सिटी पार्क और उसके पश्चात जू का भी निर्माण करेगी, जिससे दूर दराज से आने वाले पर्यटकों को हल्द्वानी में एक पर्यटन का डेस्टिनेशन मिलेगा, जिसमें वे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में घूमकर आनंद ले सकते हैं। जिसमें से लगभग 40 या 42 हेक्टेयर भूमि पर बायोडायवर्सिटी पार्क, जैव विविधता पार्क बनाने की योजना चल रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हम सभी लोग लंबे समय से इसमें प्रयत्नशील हैं। धनराशि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जहां से भी होगी हम उसको लाने का इंतजाम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बन जाता है तो ये हल्द्वानी के लिए एक बहुत ही स्थायी डेस्टिनेशन होगा। अभी तक ऐसी जगह कहीं नहीं है कि कहीं हम घूमने जाएं, विभिन्न चीजों को देखें, अपने परिवार के साथ जाएं। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के जनता दरबार में लगातार फरियादियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर के काम करने के तरीके से लोगों की समस्याओं का निस्तारण को देख फरियादियों की भीड़ हर जनता दरबार में पहले से ज्यादा रहती है। इस बार कमिश्नर ने जनता के दरबार में ब्याज पर पैसा देने वालों की शिकायतें भी पहुंची, जिसके बाद कमिश्नर सख्त एक्शन के मूड में है। हल्द्वानी शहर के साथ ही आसपास के लोगों ने अपनी जमा पूंजी की धनराशि को ब्याज पर लगाया जा रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या है। उन्होंने कहा कि धनराशि ब्याज पर लेना और देना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं शिकायतकर्ताओं से मिला हूं। कुछ मामले तो तहसील के थे। एक गहना का मामला था जहां पे कोई जमीन थी जो किसी एक व्यक्ति की थी, उस पर आज कोई और बैठा हुआ है। पूर्व में जो दाखा हुआ था वो बदल दिया गया है तमने के आधार पर, जिसमें मुझे लगता है कि जो होमवर्क होना था वो तहसील की ओर से नहीं हुआ। उसका स्पष्टीकरण भी मांगा गया, उनको अपील करने के लिए भी उनसे कहा गया है। इसी तरह रानीखेत से भी इस तरह से एक नोटिशन का मामला था। कुछ एक लैंड फ्रॉड के मामले आए हैं। कुछ एक हल्द्वानी में जो अक्सर मामले रहते हैं, जो हम गलत तरीके से कहीं से पैसा उधार ले लेते हैं, लीगल है उसको देना भी इलीगल है, देना भी इलीगल है, उसके भी कुछ मामले मेरे पास आए हैं। तो इसमें जो लैंड वाले हैं तो हम लैंड फ्रॉड कमेटी में रखते हैं, यहाँ पे लैंड फ्रॉड का मामला बनता है। कुछ एक मामले ऐसे हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पार्टीज को बुला के इसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाए या फिर सोल्यूशन निकल जाए, दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए और बिना बात आगे न बढ़ाए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस बीजेपी सांसदों की ओर से गोद लिए गए हर गांव की हकीकत को धरातल पर जानने के लिए गांव का दौरा करने जा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड कांग्रेस लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य कर रही है। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता जल्द ही बीजेपी सांसदों के गोद लिए गांव की हकीकत जानने के लिए गांव में जाएंगे। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल गोयल ने कहा कि प्रदेश में जो भी सांसद हैं वो अपने क्षेत्रों में विकास के लिए पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। जो हमारे विषय पत्र में चुनाव के टाइम जनता के वादे किए गए थे वे बखूबी निभाए जा रहे हैं। कांग्रेस अगर प्रदेश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है तो अच्छा सोचना शुरू करे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के प्रति जिस कांग्रेस में आपसी कला है वो कांग्रेस जनता के हित में क्या सोचेगी। कांग्रेस कह रही है कि हर सांसद के क्षेत्र में जाएंगे जहां उनके विकास कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। हाँ, कांग्रेस एक अच्छे सरकार, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका तो निभा नहीं पाई। मुझे लगता है एक अच्छे पर्यवेक्षक की भूमिका में भी वो फेल होगी, क्योंकि उनकी अपनी कोई योजना जनता के लिए कार्य करना की, जनता के बीच में रहने की, जनता से की जरूरतों पर वक्तव्य देने की, उस पर कार्य करने की कभी भी नहीं रही। वो हमारे बीजेपी ने क्या किया, हमारे सांसद कोई नॉमिनेशन से थोड़ी आए हुए हैं, जनादेश से आए हुए हैं। मेरा मानना यह है कि वो लोग अपने मैनिफेस्टो पे काम करते हैं, निरंतर उसकी चिंता करते हैं, जनता के बीच में रहते हैं
भारतीय जनता पार्टी जब से आई है इसने टाइम बोल्ड प्रोग्राम दिया है कि ये काम हम इस वर्ष तक पूरा कर देंगे। कांग्रेस जमीन पे काम कर रही है। हमारे जो लोग भी चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो विधानसभा वार, बूथ वार इस समय दौरे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कांग्रेस भी का संगठन लगातार सक्रियता से काम कर रहा है। हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष इस समय काम कर रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग्स भी आपस में वो लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हमको भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत नहीं है। वहीं देहरादून के डीआईटी के पास पक्का वाला बस्ती में एक युवक का शव नदी के किनारे मिला। स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला, जिसके बाद एसपी क्राइम और एसयू ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। साथ ही आसपास के लोगों से जानकारी जुटाई गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी तो परत दर परत मामले का खुलासा होता चला गया। वहीं एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि मामले का खुलासा कर बताया जा रहा है कि पत्नी और उसके प्रेमी ने बीती रात युवक के साथ मारपीट की और रस्सी से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया। साथ ही शव को नदी में फेंक दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए जिस रस्सी से युवक का गला घोंटा गया था, आरोपियों ने उसे भी जला दिया। राजपुर थाना क्षेत्र के अंदर मक्कावाला में कल एक सनसनीखेज मर्डर हुआ है, जिसमें कि मृतक अमजद, इसकी धर्मपत्नी है जैतुनिशा। तो जैतुनिशा इनकी धर्मपत्नी है और उसका एक जो पुरुष मित्र है रघुवीर सिंह पिंटू, इन दोनों ने मिलकर के अमजद की हत्या करी है। और उसमें इन्होंने ये किया कि पहले उसकी मृतक की धर्मपत्नी ने मृतक को पहले श्राद्ध लाया, उसके बाद उसका जो मित्र पुरुष मित्र है रघुवीर सिंह वो आकर के दोनों ने मिलकर के जो है दुपट्टा से उसका गला घोटकर उसके मर्डर कर लिया गया है। इधर राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस ने जय भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसके चलते कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने विकासनगर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान जिलाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सदन में जनहित के लिए मुद्दों पर सवाल किए थे, जिससे सत्ताधारी दल में बौखलाहट साफ नजर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी के ऐसे तानाशाही रवैये को जनता के सामने रखने के लिए जय भारत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसके चलते पोस्टकार्ड अभियान चलाकर देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जाएंगे और नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से बीजेपी की कारगुजारियों को जनता के सामने रखा जाएगा। आज जो देश के हालात हो गए हैं, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो जिस तरह से संविधान का मजाक बना रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने संविधान की धज्जियां वो उड़ा रहे हैं और इन सब तमाम मामलों को लेकर जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी को वक्तव्य को लेकर उन्होंने उनकी सदस्यता को रद्द करने में जो आनंद से उन्होंने कार्रवाई करी और जिस तरह से उन्होंने उनका घर खाली करवाने के लिए तत्परता दिखाई, इन सब को लेके क्योंकि हम जनता के बीच में जाएंगे, क्योंकि ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठ बोल के सत्ता में आई है, चाहे 2 करोड़ लोगों के रोजगार देने की बात हो, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने की बात हो, चाहे कालाधन वापस लाने की बात हो, तमाम वो ऐसे मुद्दे हैं जो एक भी पूरा नहीं कर पाई है। वो हम ने जो हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये निर्देश किया है कि हम लोग गांव-गांव जाकर नुक्कड़ जाकर सभाएं करें और लोगों को बताएं कि जो ये तानाशाह सरकार है वो किस तरह से आज कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज तो सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता। यूं तो शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये सच साबित होता नजर आ रहा है। कहानी एक शिक्षक की है जिसने 2 साल में ही छात्रों और ग्रामीणों के दिल में अपनी ऐसी जगह बना ली कि हर कोई उनकी विदाई पर अपने आंसू रोक नहीं सका। लेकिन विद्यालय में प्रधानाचार्य रहते हुए खेलकूद, शिक्षा, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में विद्यालय को आगे बढ़ाने में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वहीं अनुशासन के लिए ये अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाते थे। विदाई समारोह में बड़ी मात्रा में स्कूली छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं समाजसेवी दिगंबर वर्तवाल ने कहा कि ऐसे शिक्षक इस विद्यालय में मिलना अब बेहद मुश्किल है। 2 सालों की सेवा में जो लगन और संकल्प के साथ विद्यालय को एक नए मुकाम पर पहुंचाया है, हमें सदैव
ही इनके रेडी रहेंगे। मैं यहाँ पे 2 साल मुझे सेवा का अवसर मिला, मुझे बड़ा अच्छा यहाँ पे परिवेश मिला। इस क्षेत्र में जो है मुझे यहाँ पे समस्त अभिभावकों का, अध्यापकों का बड़ा प्रेम मिला और यहाँ पे जो यहाँ की जो बोली भाषा, खान पान, रहन सहन और यहाँ की जो वनस्पति, इन सब का मुझे देखने का अवसर मिला। विभाग द्वारा मुझे 4 धाम यात्रा का तो नहीं, मगर केवल 2 धाम यात्रा में यहाँ पे कर पाया हूँ। ये मेरा सौभाग्य रहा कि देवस्थली में मुझे अंतिम समय सेवा करने का अवसर मिला है। बड़े प्रेमी, सहयोगी, मित्रवर भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे है। मैं इन सभी लोगों का धन्यवाद। वहीं नशा तस्करों के विरुद्ध देहरादून पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। इसमें नगर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 1 किलो 15 ग्राम चरस बरामद की है, साथ ही एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। ये लमगांव दिल्ली का रहने वाला है और ये जगह है, ये पहाड़ के जो होता है ना, धाम, दिलीप सिंह कुंवर जो है इसका बड़ा कि नशे का आदी है, काम धंधा ना होने के कारण उसने पैसे कमाने के लिए काम शुरू किया है। आरोपी ने उत्तरकाशी के धनतरी में चरस खरीदी, जिसे बेचने के लिए तस्कर देहरादून आ रहा था, लेकिन तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। दूसरा एक घटना, एक हमारे यहाँ एक अच्छी कंपनी जो फतेहनगर कोतवाली धाम देते हैं, उसमें 1 किलो 15 ग्राम चरस से बरामद कर ली गई है। इसमें जो अभियुक्त है वो भूपेंद्र कुमार है। ये आपका लमगांव दिल्ली जनपद का रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इस चरस की कीमत लगभग जो है 5,000 रुपये आकी गई है और इसलिए 3 करोड़ लेकर के 5,000 रुपये इनाम। प्रदेश भर में हो रही मूसलाधार बारिश से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उधम सिंह नगर में भी बारिश का कहर किसानों पर आफत बनकर टूट रहा है। इस बार किसानों को खड़ी हुई गेहूं और सरसों की फसल आफत की बारिश की भेंट चढ़ गई। किसानों को जहां इस फसल से मुनाफे की उम्मीद थी, वहीं इस बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बीते रोज हुई बारिश ने किसानों को बेहद परेशान कर दिया है। गेहूं और सरसों की फसल तैयार है, लेकिन बारिश की वजह से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है और भुखमरी के कगार पर है। खड़ी फसल गिरने और उसमें बारिश का पानी भरने से गेहूं और सरसों की फसल के गलने का खतरा बना हुआ है, जिसको लेकर किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। नुकसान तो जी सारा ही हो गया। गेहूं की फसल तो रही ही नहीं, समझ लो 50% से ज्यादा नुकसान हो गया है। बाकी जो भी फसल है सारी पर नुकसान ही है। गन्ना है जिसका वो निकलता नहीं है ना, वो बात से ज्यादा पड़ गई है, गन्ना निकालना मुश्किल हो जाएगा। उधर पर मिलें बंद हो जाएंगी, आगे को परेशानी है सारी। गेहूं का जो एक तो दाना भी काला पड़ जाएगा, एक तो वैसे ही नीचे गिर गया है सारा, फिर कटाई में पल्ले नहीं पड़ेगा कुछ भी। मांग तो यही है तो मुआवजा दिया जाए, है ना। क्योंकि 2 दिन से बेमौसमी बारिश हो रही है, हवा भी चली है और कुछ जगह ओलावृष्टि भी हुई है। इससे जो हमारी गेहूं की फसल पकने के स्टेज में तो प्रभावित हुई है और कुछ ऐसे जो खेत नीचे थे लो लाइन एरिया से, वहाँ पे ज्यादा नुकसान प्रदर्शित हो रहा है। हमारी टीमें राज्य सरकार की कृषि और उद्यान की पूरे क्षेत्र में गांव-गांव जा रही हैं और ये देख रही हैं कि किस तरह का नुकसान है और अगर 33% से अधिक नुकसान होता है तो आपदा राहत अधिनियम के तहत इनको मुआवजे की व्यवस्था है और हम प्रयास करेंगे कि जितने भी काश्तकार इससे प्रभावित हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजा। वहीं नैनीताल मल्लीताल झील में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद मौके पर पहुंचे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें कि मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, जहां पर शव को झील से निकालने की कोशिश की गई। इस बीच एसडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को पुलिस ने नैनी झील से बरामद कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने इस शव को पंचनामा भरकर शिनाख्त शुरू कर दी है। पुलिस के आधार पर युवक अल्मोड़ा का बताया जा रहा है, कि जो कि नैनीताल का गाइड का काम किया करता था।
एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई अज्ञात डेड बॉडी है 2 मिनट के बाद। इस सूचना पर हमारी पुलिस टीम फायर सर्विस और हमने एसडीआरएफ को बुलाया। उन सबकी मदद से उस अज्ञात डेड बॉडी को हमने से निकाल के पोस्टमार्टम हेतु जो ऑप्शन भेजा गया है। अभी तक उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है और हम इसका प्रयास करेंगे जल्दी उसका आइडेंटिफिकेशन। कितने दिन पुराना होगा शव देखने में? अप्रोक्सीमेटली 1 महीने लगभग पुराना लगा है। मौसम विभाग की ओर से 3 और 4 अप्रैल को येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। साथ ही 3500 मीटर से ऊपर के क्षेत्रों में बर्फबारी की भविष्यवाणी भी की गई है। इस दौरान मैदानी इलाके में भी ठंडी हवाएं चलने और बारिश को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते उत्तराखंड में इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं और 5 अप्रैल से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। सीवियर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है किसी लोकेशन पे, वो करीब आधा 1 घंटा ही चलती है, इससे ज्यादा नहीं रहती हैं। तो उस दौरान कम से कम प्रिकॉशन लेना चाहिए। विशेषकर पहाड़ों में देख रहे हैं कि जो भेड़ बकरी हैं, जो चराने जाते हैं लोग या भेड़ बकरियां भी है, तो उनको नुकसान इस दौरान होता है। तो 3-4 में फिर से जो है जो एक्टिविटी है, एक पश्चिमी विक्षोभ और भी निकलेगा, उससे भी थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है, पर उतनी ज्यादा नहीं। पौड़ी जिले में शराब की दुकानों के नवीनीकरण की प्रक्रिया के बाद अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद में कुल 42 शराब की दुकानों का आवंटन होना है, जिसमें 20 दुकानों का बीते 31 मार्च को नवीनीकरण हो चुका है। साथ ही बताया कि बाकी 22 शराब की दुकानों के लिए लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसको लेकर 5 अप्रैल 3 बजे तक आवेदन किए जाएंगे और लॉटरी के माध्यम से बाकी बची 22 शराब दुकानों का आवंटन किया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष के लिए शासन की ओर से 159 करोड़ 50 लाख रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसको लेकर आबकारी विभाग की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि लॉटरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। अभी जनपद पौड़ी के अंदर कुल 42 दुकानें सर्जित हैं। 42 दुकानों में से अभी जो पहला हमारा कार्यक्रम जारी किया गया था 29 मार्च तक उसका नवीनीकरण था और 31 मार्च को लॉटरी थी। लेकिन वो माननीय न्यायालय में जो रिट याचिकाएं लगी थी उनके क्रम में माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में जो नवीनीकरण का टाइम था वो 31 मार्च तक बढ़ाया गया था और जो लॉटरी थी, लॉटरी का कार्यक्रम हमारा 5 अप्रैल को 3 बजे तक, आज से लेकर 5 अप्रैल 3 बजे तक लोग उसमें आवेदन करेंगे और 5 बजे से लॉटरी प्रक्रिया समाप्त होने तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। जनपद के अंदर 42 दुकानों में से जो मेरी 20 दुकानें हैं वो नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थापित हो चुकी हैं। शेष 22 दुकानें जो है वो लॉटरी के माध्यम से व्यवस्था। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सीजन में अच्छी रकम कमाने के लालच में लोग नए टेम्पो खरीद रहे हैं, मगर उनका रजिस्ट्रेशन कराने में दिलचस्पी लेते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन और बिना नंबर प्लेट के दर्जनों टेम्पो हरिद्वार ऋषिकेश के बीच फर्राटा भर रहे हैं। चेकिंग नहीं होने की वजह से ऐसे टेम्पो चालक जहां सरकार को राजस्व का नुकसान दे रहे हैं, तो वहीं आम आदमी की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि बिना नंबर प्लेट का टेम्पो सड़क हादसा करके फरार हो जाए तो पुलिस के लिए टेम्पो को ढूंढना काफी मुश्किल होगा। स्थानीय निवासी शिव सिंह बिष्ट ने बताया कि उन्होंने कई टेम्पो चालकों को बिना नंबर प्लेट की सड़कों पर दौड़ते हुए देखा है। जब टेम्पो चालकों को इस संबंध में टोका गया तो वे अपनी कमी को छुपाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। परिवहन विभाग को मामले का जल्द संज्ञान लेना चाहिए। आरटीओ परिवर्तन मोहित कुठारी ने बताया कि जल्द अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। चलिए फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।